हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आपकी। चलिए, तो पूरा हफ्ता जो है आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर। ठीक है, कुछ नई नई न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा कान खुले रखना और हाथ में कलम पकड़े रखना। ठीक है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी वो आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, चलिए, तो देखिए लास्ट वीक मैंने आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैंने आपको पूछा था कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसकी बैठक की गई, और इस बैठक में एक फैसला लिया गया है, वो ये है कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाना है। जो भी आपका रेपो रेट 6.50 पहले चलते हुए आ रही थी वही आपकी रहेगी, अभी भी उसे अनचेंज रखा गया। ठीक है, तो वहीं से एक प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता कौन है। जो मौद्रिक नीति समिति होती है ना, यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन आता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो मौद्रिक नीति बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता कौन है। तो बच्चे, इसकी समिति का अध्यक्ष होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। ठीक है, जैसे कि अभी कौन है वर्तमान में, अभी हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो शक्तिकांत दास जी बच्चे क्या हैं, इसके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक रैंकिंग फ्रेमवर्क है, रैंकिंग फ्रेमवर्क का नाम क्या है, सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। सुराज्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेट से रिलेटेड रैंकिंग है, यानी कि ये क्या करती है, भारत के राज्यों को अलग अलग मापदंडों पे रैंक करती है। किस राज्य का प्रदर्शन कैसा है उसे पहले देखती है, जांचती है, उसके बाद में उन्हें पॉइंट दिए जाते हैं, उसके बाद में जो है उन्हें रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये सुराज्य फ्रेमवर्क जो बच्चे रैंकिंग है, इसके आधार पे जो सीधा सही है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसीलिए जो सही आंसर है मैं आपको डायरेक्ट वही बता रही हूँ, वही आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या याद रखना है कि तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर प्रोमिनेंट इन द मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स इन लैब्स रैंकिंग। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये हमें बता रहा है स्टेटमेंट कि जो तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है, ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे मेडिकल लैब्स, जो मेडिकल लैब्स होती हैं, जहाँ पे प्रयोगशाला होती है ना बच्चे, उन प्रयोगशाला की जो टेस्टिंग लेवल की जो टेस्टिंग करने वाली प्रयोगशाला है उनकी संख्या में, या फिर वो जो आपकी टेस्टिंग लैब्स बनाई गई है उनके आधार पे जो है आपका पहले नंबर पे है कौन सा वाला स्टेट, तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपका फैक्ट निकल करके आया है। और इस रैंकिंग के बारे में और भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि आपको याद रखना है कि निकाला किसके द्वारा जाता है। तो इसमें जैसे बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि QCI सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क किसका नाम है। तो QCI का मतलब क्या है, QCI का मतलब होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इस फ्रेमवर्क का नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिनके द्वारा ये निकाली गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी इसमें जो ये रैंकिंग है ये 4 आधारों पे नंबर देती है राज्यों को। सबसे पहले जो आधार होता है वो होता है आपका स्टेट, वो होता है सॉरी आपका एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा में अगर आप लोग देखें तो यूपी जो है आपका पहले नंबर पे है, यानी कि इस स्टेट में इस साल या फिर पिछले दिया गया जो साल है जब इसका एनालिसिस किया होगा, सर्वे किया गया होगा, उस दौरान जो है आपका यूपी में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हुए हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है आपका यूपी को पहले नंबर पर रखा गया है शिक्षा एजुकेशन में। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो देखा जाता है आपका स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। तो हेल्थ में बच्चे आपका आयुष्मान आरोग्य योजना NABH, आयुष्मान आरोग्य योजना को देखा जाता है कि इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए किस राज्य ने सबसे बेहतर काम किया है। तो इस कैटेगरी में जो है आपका सबसे बेहतर काम किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने लगभग 100% बच्चे इसे क्या कर लिया है, अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, और दूसरा स्वास्थ्य में ही आपका ये भी आता है, स्वास्थ्य में ही आपका ये भी आता है कि मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स में आपका सबसे अच्छा नंबर किसका है, तो सबसे ऊपर है तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया आपके हेल्थ से रिलेटेड 2। तीसरा आपका होता है समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपका जो क्या कह सकते हैं कि GDP या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस राज्य की सबसे अच्छी है। तो बच्चे इसमें अगर आप लोग देखेंगे ZED सर्टिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो गुजरात जो है आपका पहले नंबर पर है। और इस साल से यानी कि 2024 से इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई है, मतलब
तब इसका अभी इसका सर्वे किया जाएगा, बाकी 2025 में जो है आपका इसके आधार पे भी एक स्टेट को पहला नंबर दिया जाएगा। तो वो कौन सा आधार है, ये आपका गवर्नेंस यानी कि सुशासन, ठीक है। तो सुशासन जो है आपका इसका चौथा स्तंभ बना है, या ये जो आप फ्रेमवर्क पिलर्स देख रहे हैं ना बच्चे, ये पिलर्स अभी तक 3 थे लेकिन अब आपके कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, QCI ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इनके द्वारा ये फ्रेमवर्क जो है आपका, ये रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, फिर उसके आधार पर अलग अलग राज्यों को पहला नंबर, दूसरे नंबर, तीसरा नंबर इस तरीके से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कामाज 53949 टाइफून के किस प्रकार का वाहन है। ये क्या है, ये एक व्हीकल है, व्हीकल का नाम है कामाज, ठीक है। ये जो कामाज नाम का व्हीकल है बच्चे, ये देखिए ये रहा आपका व्हीकल। अब इसे देख करके आपको बताना है मुझे कि ये किस प्रकार का व्हीकल होगा। सबसे पहले है आपका आर्म्ड पर्सनल कैरियर, फिर आपका माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल, फिर आपका लाइट यूटिलिटी व्हीकल, फिर आपका हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल। इनमें से कौन सा वाला व्हीकल आपको दिख रहा है ये, तो ये बच्चे जो आपका व्हीकल दिख रहा है, वाहन है, ठीक है। आपको कैसे दिख रहा है, ट्रक जैसा भी है, थोड़ा सा टैंक जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस व्हीकल की खासियत आपको बतानी है। और दूसरा बच्चे क्या है, ये जो कामाज नाम का व्हीकल है, ये कहाँ का है आपको पता होना चाहिए, कहाँ का है, ये है आपका रसिया का, ठीक है। कहाँ का है बच्चे, ये आपका रसिया का है। और ये एक ऐसा ट्रक है, ट्रक ही मान लीजिए, ऐसा आर्मी ट्रक है जो कि माइन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे माइन बिछाई जाती है ना बच्चे, ये उस माइन से इसको कोई भी हानि नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। तो माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल जो है आपका ये है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में बच्चे दूसरी चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ में अपनी परिवहन बटालियन में शक्तिशाली टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और परीक्षण किया है, ठीक है। तो किसके द्वारा जो है आपका इसका परीक्षण किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के द्वारा। ITBP के द्वारा कहाँ पे किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है, ठीक है। तो बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना। कामाज टाइफून क्या है, एक तरीके का आपका व्हीकल है। और कैसा व्हीकल है, ये जो है माइन रेजिस्टेंट प्रोटेक्टेड व्हीकल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहले तो यहीं पे आपका एक फैक्ट छुपा हुआ है कि जो फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये है आपका पुणे में, पुणे मतलब कि महाराष्ट्र में है। तो बच्चे यहाँ पे आपका नया क्या कह सकते हैं, नया जो निदेशक बनाया गया है, MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है, धीरज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी, धीरज सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, उपस्थिति पोर्टल का प्राथमिक कार्य क्या है। पहले उपस्थिति पोर्टल के बारे में आपको बता देती हूँ, किसी एक स्टेट का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चे आपको किसकी तस्वीर दिख रही है, ये है झारखंड के CM, इनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। तो हेमंत सोरेन के द्वारा उपस्थिति नाम का एक पोर्टल जो है आपका वो लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये जो आपकी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं उनको लेकर के है कि उनका डेली अटेंडेंस का जो कार्यक्रम हो वो उसे जो है आपका यहाँ पर ट्रैक किया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि डॉक्टर्स का किस तरीके से पूरे देश भर में जो है आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। पहले कोलकाता, उसके बाद में उत्तराखंड, इस तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, उनके प्रति इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखना काफ़ी ही ज़्यादा जो है शर्मनाक है। पूरी सोसाइटी के एज अ सोसाइटी जो है हम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं, है ना। तो उसके बाद जो है आपका इस तरीके से गवर्नमेंट, अब बच्चे इन चीज़ों में जब कहीं कहीं पे भी ऐसा होता है, अधिकतर हम देखते हैं ना कि जब कोई चीज़ होती है, जब कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद ही सबको समझ में आती है कि हाँ इसको ऐसे भी किया जाना चाहिए, इसको ऐसे किया जा सकता है, या फिर ऐसे भी इसके जो है ये उपाय हो सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपका वही उपस्थिति पोर्टल जो इन्होंने किया है, ताकि जो ये मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर मेडिकल जो आपके कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा सा क्या किया जा सके कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको जो है आपका ट्रैक किया जा सके, ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब जब कोई भी ऐसा प्रश्न आप लोग पढ़ते हैं जहाँ पर कि कोई राज्य कोई चीज़ पहली बार कर रहा है, तो वो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल सुटेबल क्वेश्चन होता है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना बच्चे, ठीक है। DRTPS क्या है, DRTPS जो है आपका
DRTPS क्या है? DRTPS आपका क्या है? आपदा जोखिम प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन बीमा समाधान। ये क्या है बच्चे? नागालैंड शुरू, नागालैंड के द्वारा जो है आपका आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू किया गया है पूरे स्टेट में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया था? ये तो आपको पहले भी बता दिया था कि हाथी ऐप जो है आपका ये लॉन्च होने वाला है। कौन से स्टेट के द्वारा इसे किया गया है? तो ये है आपका केरला है, असम है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है। किसके द्वारा किया गया है? थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, हाथी ऐप, ठीक है। हाथी ऐप किसके लिए है? मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाथी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जब बच्चे ऐसी जगह, ज़्यादा पॉपुलस जगह जो है हाथी जब रहते हैं तो उनकी जान को खतरा रहता है, ठीक है। तो ये किसने किया है? इनमें से अगर आप लोग देखेंगे, केरला है, असम है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, और इनमें से बच्चे एक जगह एक नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क जो है असम में है। इस मानस नेशनल पार्क में जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। तो असम की सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे क्या किया गया है बच्चे? इसे जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये अभी नया नवेला जो है आपका टाइगर रिजर्व बना है और ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है बच्चे। गुरु घासीदास जो है आपका पहले क्या था? एक नेशनल पार्क था। उसके अलावा तमोर पिंगला क्या था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया है? नेशनल पार्क बना दिया है। तो किसने बनाया है? ये बनाया है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। अगला है, अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? ग्रेन एटीएम, ये भी हमारे देश का पहला ग्रेन एटीएम है, ठीक है। जो बच्चे पीडीएस होता है ना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिसके तहत लोगों को मुफ्त में या फिर कम दामों पे जो है अनाज बांटा जाता है, वो सिस्टम में जो है एटीएम लॉन्च कर दिया है, ठीक है। मतलब वो एटीएम से जो है आपका अनाज निकलेगा, ठीक है। जिसके पास में राशन कार्ड होगा वो जाएगा वहाँ पे स्कैन करेगा और वहाँ से जो आपका अनाज निकलेगा। तो ये जो अन्नपूर्ति नाम का एटीएम है, ये हमारे देश का पहला है। इसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, याद रखना, इसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। और उड़ीसा सरकार ने किया है, तो उड़ीसा सरकार मुंबई में तो करेगी नहीं, कोलकाता में भी नहीं करेगी, हैदराबाद में तो क्यों ही जाना है, तो वो जाएगी बच्चे भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने कहाँ पे किया है? अपनी कैपिटल भुवनेश्वर में किया है। अगला है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सी वाली? यू वाली। यू का मतलब होता है अर्बन, शहरी वाली। तो शहरी वाली जो योजना है इसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आपकी जो पुरानी स्कीम है आपकी किस में है? खबरों में है। तो बच्चे इस योजना के बारे में जो है 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें से मैं आपको बताती हूँ, एक एक करके पढ़ते हैं इसे। यह योजना केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ऐसा तो नहीं है बच्चे, ठीक है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है या मिडिल जो आपके मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए सिर्फ ये नहीं है, है ना, आपको भी पता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में सारे के सारे लोग तो मिडिल क्लास नहीं होंगे ना, और मिडिल क्लास जो होगा उसके पास में कम से कम छतें तो होती हैं, ठीक है। ये बच्चे आपका किसके लिए है? जिनके पास में घर है नहीं, ठीक है, जो घर विहीन है, जिनके पास में घर नहीं है रहने को, या फिर वो जो है कहीं बहुत छोटी सी जगह जो है आपका कुछ भी करके जो है रहने का अपना जुगाड़ करते हैं, उन लोगों के लिए जो है आपका किया गया है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा है कि सरकार पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में अधिकतम 1.80 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी, ये बिल्कुल सही है बच्चे, ये 2.0 का फीचर है, ठीक है, 2.0 का फीचर है, इसे याद रखना। यहाँ पे जो है सरकार अर्बन एरियाज में जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें जो है आपका 1.80 रुपए देगी, 1.80 लाख रुपए देगी, और उसमें फिर बाकी जो है लोग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, उसके बाद में अपने लिए जो है पक्का घर बना सकते हैं। मतलब ये मत सोचना कि पूरा का पूरा घर बना करके सरकार देगी, सरकार सिर्फ आपको पैसा देगी, अब उस पैसे में कुछ जो है आप डाल करके आप जो है एक कमरा बनाइए या फिर किसी भी तरीके से जो है बस एक पक्का घर जो है आपको बनाना है, ठीक है। तो 1.80 लाख रुपए जो है इसमें दिया जाता है, सही बात है। अगला है ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी ऋण के पहले 8 लाख रुपए पर 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बच्चे, 2 तरीके की स्कीम है, एक तो ये है कि जो बिल्कुल ही आपका क्या है, जिसके पास में बिल्कुल पैसा नहीं घर बनाने के लिए, ठीक है, कच्चे घर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तो क्या है कि 1.80 लाख रुपए जो है उनको दे दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास में कुछ रुपए तो रखा हुआ है, लेकिन पूरा जो आपका घर बनाने का जो कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, और जब वो लोन लेंगे इस योजना के तहत तो उन्हें जो है आपका क्या दिया जाएगा? पहले 8 लाख रुपए का, जैसे 8 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो उस 8 लाख रुपए तक पे क्या मिलेगा? 4% ब्याज के साथ में,
काफ़ी कम है ना। 4% जो है आपका ब्याज के साथ में सब्सिडी जो है आपका वो देगी सरकार, ठीक है। तो दो प्रकार के लोन है, एक में जो है सिर्फ रुपए देगी गवर्नमेंट, मतलब पूरा 1.80 का जो है रुपए दे देगी लोगों को, उसमें जो है जितना भी घर बनना है उनका कुछ रुपये अपने डाल करके जो है उन्हें बनाना है। और दूसरा क्या है कि लोन स्कीम है, इसी के तहत जो है लोन भी लिया जा सकता है। लोन में आपकी बेनिफिट क्या है, एक तो इंटरेस्ट रेट कम है, उसके बाद जो है लोन जब चुकाने की बारी आएगी तो कुछ % लोन जो है वो सरकार द्वारा चुकाया जाएगा, ठीक है, कुछ रुपए जो है आपका सब्सिडी में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी हाँ 2 और 3 सही है, तो सिर्फ आपका 2 और 3 ही सही है। पहला वाला आपका गलत है कि ये योजना केवल मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है, अगला ये वाला गलत है। अगला है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अड्डू रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट और अड्डू शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये जो है एस जयशंकर साहब के द्वारा किया गया हमारे किसी पड़ोसी देश में, ठीक है। तो बच्चे कौन से पड़ोसी देश में ये आपका किया गया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहले तो जगह का नाम याद रखिएगा, ये जो अड्डू नाम की जगह है आप लोग को ऑप्शंस में दिख गया होगा कहाँ पे है, ये है आपका मालदीव्स में, ठीक है। अड्डू मालदीव्स में एस जयशंकर साहब ने ये किया है, याद रखिएगा, ठीक है। मालदीव्स अड्डू, और मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है आपकी माले। अगला है हाल ही में किस संगठन ने कल्पतरु रिज, अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज को नाम दिए हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में क्या मिले हैं बच्चे, 3 संरचनाएं मिली हैं, ठीक है। 2 तो आपकी क्या है, रिज है, और एक जो है सी माउंट है। बताया था ना, रिज जो है आपकी वो दरार होती है और सी माउंट जो है आपका वो पानी के अंदर ही एक पहाड़ होता है ना। तो वो दोनों ही, ये जो तीनों संरचनाएं हैं ये पहले मिल गई थी 2012 में, लेकिन इनके नामकरण अब किए गए हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इनका नामकरण किया गया तो हमारे हिस्टोरिकल फिगर पे किया गया। जैसे आप लोग देखेंगे चंद्रगुप्त है आपका, अशोक है, कल्पतरु मैंने आपको बताया था कि वृक्ष है जो कि हिंदू माइथोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं आपकी हिंदुस्तान से रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि इसका नामकरण किसने किया है। इसका नामकरण किया गया है आपका एचओ और IHO का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, और यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, ठीक है। यूनेस्को का एक महासागरीय आयोग है IOC नाम से, उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तिमोर लेस्ते के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है। तिमोर लेस्ते बच्चे, तिमोर लेस्ते याद रखना, तिमोर लेस्ते जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे भ्रमण में थी, विजिट पे गई थी। तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है वो हिंदुस्तान जैसी है, दिल्ली, ठीक है। अब इसे प्रोनाउंस जो है आपका दिल्ली किया जाता है, जैसे हमारी दिल्ली है ना बच्चे, हम इसे दिल्ली कहते हैं, बाहर के लोग इसे दिल्ली कहते हैं, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वैसे जो है तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है वो है आपकी दिल्ली, ठीक है। तो जो तिमोर लेस्ते है इनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया है बच्चे, इन्हें दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। अगला है पेरिस 2024 ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुका है, वहाँ से आपको इस तरीके के प्रश्न खूब ज़्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ होगी इकट्ठा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही है, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पेरिस ने 2024 में दूसरी बार ओलंपिक की मेजबानी की है। भारत कुल पदक तालिका में 48 स्थान पे है। पेरिस 2024 ओलंपिक में फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस की शुरुआत की गई है। भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं। तो देखिए बच्चे 2024 में दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार कर रहा है पेरिस, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। भारत कुल पदक में 48 पे नहीं था, 71 पे थे, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस की शुरुआत नहीं की गई थी। जिन 4 खेलों को जोड़ा गया था उनमें आपका ब्रेक डांसिंग ऐसा गेम था जो कि पहली बार किया गया है ना। बाकी आपका क्लाइंबिंग था, स्केटिंग था, लेकिन वहाँ पे जो है लैक्रोस भी नहीं था और फ्लैग फुटबॉल भी नहीं था। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है कि भारत ने टोटल जो है आपके 6 मेडल जीते हैं और 6 में से जो है 5 आपके ब्रॉन्ज थे और एक जो है नीरज चोपड़ा का सिल्वर था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग, इसके आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। अब ये प्रश्न आपका इसलिए पूछा गया है बच्चे क्योंकि ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग पहली बार होने जा रहा है, और ये पहली बार कहाँ पे होने जा रहा है, ये हो रहा है आपका इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे होगा ये होगा आपका हरियाणा में। इंडिया में कहाँ पे, हरियाणा में होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत में हरियाणा में बच्चे इसका आयोजन किया गया है, आयोजन किया जाएगा। और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये आपका कौन सा है, ये है आपका होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाने वाला है हरियाणा में।
अगला है, किस संस्थान ने नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? सी नर्मदा। सी का मतलब है सेंटर, ठीक है। नर्मदा एक नदी है, आपको पता होगा, और नर्मदा नदी के लिए बच्चे आपका क्या किया गया है, एक सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में क्या होगा, इस सेंटर में नर्मदा नदी का जो बेसिन है ना उसको मैनेज किया जाएगा। तो इस सेंटर कहाँ पे बना है, उसी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये रहा आपका IIT-GN, ठीक है, IIT-GN इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे बच्चे, गुजरात में है, और गांधीनगर के IIT के अंदर ही, इसी के कैंपस के अंदर जो है एक सेंटर आपका बनाया गया है। और इन्होंने हेल्प किसकी ली है, इन्होंने हेल्प ली है IIT कानपुर, सॉरी IIT इंदौर की, IIT इंदौर की जो है इन्होंने हेल्प ली है, ठीक है। तो IIT गांधीनगर के द्वारा ये किया गया है नर्मदा नदी के बेसिन को मैनेज करने के लिए। अगला है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसके लेखक कौन हैं? ये जो है नई किताब है, और इसे एक बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है बच्चे, MP हैं ये, ठीक है। ये जो है राज्यसभा के MP हैं, इनका नाम है भीम सिंह। इनके द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। नाम क्या है इनका नाम है भीम सिंह, ठीक है। आप लोगों को याद होगी तस्वीर, नरेंद्र मोदी जो है इन किताब के विमोचन में शामिल थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है बच्चे, नाम है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज। अगला है, 2024 में एक पुस्तक, एक लिटरेरी पुरस्कार है, इसका नाम है पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार, ठीक है। पहली बार दिया जा रहा है 2024 में। तो ये जो पुरस्कार है, इसे किससे सम्मानित किया गया है? अब बच्चे ये पहली बार दिया जा रहा है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार ये आपका दिया जा रहा है, और जिन्हें दिया जा रहा है उनका नाम है बी जयमोहन। बी जयमोहन को जो है आपका ये पहला सम्मान दिया गया है। नाम क्या है सम्मान का? पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में, रेड लिस्ट में नील कुरिंजी इसका साइंटिफिक नाम है आपका स्ट्रोबिलांथेस कूथियाना, ठीक है। इस प्रजाति की वर्तमान स्थिति क्या है बच्चे? IUCN की लिस्ट जो है यही काम करती है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी जानवरों की लिस्ट जारी करती है, कभी जो है आपका इस तरीके के पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट जारी करती है, उनको जो है उनका स्टेटस देती है। स्टेटस का आधार क्या होता है कि ये प्रजाति जो है वो कितनी कौन सी सिचुएशन में है, इसकी सिचुएशन क्या है अभी हमारी धरती पे, ठीक है। तो ये बच्चे जो नील कुरिंजी है कहाँ पे पाया जाता है भारत में? ये पाया जाता है आपका वेस्टर्न घाट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आपका ये पाया जाता है, पश्चिमी घाट में आपका पाया जाता है। और ये जो है अभी हाल ही में IUCN ने बताया है कि ये जो आपका पेड़ है, ये जो प्रजाति है, ये है बहुत खतरे में, ठीक है। तो इससे बच्चे इन्होंने जो स्टेटस दिया है, वो है आपका वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल का स्टेटस दे दिया है इन्होंने नील कुरिंजी को। और ये कहाँ पे पाया जाता है आपको पूछा जाएगा? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। दूसरा, इससे रिलेटेड एक खास बात मैंने आपको बताई थी कि 12 सालों में एक बार फूल आते हैं। किस कलर के फूल आते हैं बच्चे? बैंगनी कलर के ना, बैंगनी कलर के जो है इस पे फूल आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2024 बर्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में भारत की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। HCL टेक्नोलॉजीज का नाम तो आपने सुना है। तो बच्चे HCL टेक्नोलॉजीज की जो मालकिन है, इनका नाम है रोशनी नदार मल्होत्रा, ठीक है। रोशनी नदार मल्होत्रा इनका नाम है। और इन्हें जो है HCL टेक्नोलॉजीज की जो मालकिन है, इन्हें सबसे प्रभावशाली महिला होने का जो है इन्हें टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला और पुरुष 2023 के 25वें अंक के अनुसार 2036 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है इस हफ्ते आपकी रिलीज हुई है। नाम क्या है? भारत में महिला और पुरुष 2023, ठीक है। तो बच्चे भारत में जो महिलाओं का और पुरुषों का जो जनसंख्या है, सेंसस है ना, उसके आधार पर जो है आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। पहले तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि जो 2036 है, 2036 है, 2036 तक जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी होने वाली है? ऑब्वियसली बात है, बढ़ी रही जिस गति से, तो ये होने वाली है बच्चे आपकी 152.2 करोड़, ठीक है। 152.2 करोड़ होने की जो है इन्होंने अंदाजा अनुमान लगाया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSP
आई, इनके द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 के शीर्षक के साथ में एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है। ये इसका 25वां अंक जारी किया गया है। और इसमें एक और चीज़ बताई इन्होंने क्या बताया है कि जो 2011 में भारत का लिंगानुपात था, कितना था, 943। ठीक है, भारत का जो लिंगानुपात था 2011 में 943 था, ये बढ़ करके 2036 में 2036 में कितना होने वाला है, ये 952 होने वाला है। ठीक है, तो दो चीज़ें बच्चे इन्होंने बताई, एक तो भारत की जनसंख्या इतनी हो जाएगी 2036 में, और दूसरा ये बताया कि भारत का जो लिंगानुपात है ये भी बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो 2011 के बाद जो है कंपेयर अगर इसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो भी यह कहती हैं कि भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 को जो है कब का पार कर चुका है, ये 1000 से ऊपर जा चुका है। ठीक है, लेकिन बच्चे हमेशा जो है ये 2036 का अनुमान लगाया गया है। तो 2036 में उन्होंने कहा है कि 1000 से ऊपर तो नहीं, लेकिन 952 तक जो है आपका लिंगानुपात रहेगा। ठीक है, भारत का। अगला प्रश्न है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO के ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उच्च आय वाले देशों में अस्थायी काम के संबंध में क्या रुझान देखा गया है। अब बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, पहले तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। इन्होंने बच्चे जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है, श्रमिक संघ है, उनके द्वारा जो है आपका एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो आंकड़े हैं वो 2023 के होंगे, 2023 से पहले के होंगे। ठीक है, तो बच्चे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने बताया है कि भारत में जो ये वाले लोग हैं, कौन से वाले, उच्च आय वाले देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम होती है, उन देशों में अस्थायी काम के संबंध में क्या रुझान देखा गया है। अस्थायी काम समझते हैं ना, जो आपका परमानेंट नहीं होता है, जैसे प्राइवेट जॉब आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपकी ये गिग इकोनॉमी की जो आपकी जॉब्स होती हैं, ठीक है, गिग वर्कर्स जो होते हैं वो वाली जॉब्स हो गई, उनके लिए इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या कहा गया है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अस्थायी काम के संबंध में क्या रुझान है। ठीक है, तो अस्थायी काम के संबंध में जो यहाँ पे रुझान देखने को मिली है वो ये है कि अस्थायी काम की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिग इकोनॉमी है, गिग वर्कर, आपको मैंने बहुत बार बताया गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है, गिग वर्कर का मतलब क्या है, वो लोग जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमेशा परमानेंटली चिपक करके काम नहीं करते हैं, है ना, मतलब ये उनके ऑफिशियल वर्कर नहीं होते हैं। किसी प्रोजेक्ट में किसी कंपनी के साथ काम कर लिया, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में किसी तीसरी कंपनी के साथ में काम कर लिया, इस तरीके से उनका जो है वो वही, जैसे फ्रीलांसर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। फ्रीलांसर किसी भी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चे जो आपकी हाई इनकम वाले देश है, जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे देखा गया है, ILO ने बताया है कि वहाँ पे जो अस्थायी काम है, ठीक है, जो परमानेंट वर्कर नहीं है ना, उनके काम की जो है वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, आपको याद करना है कि ऐसा जो है दुनिया में हो रहा है। अगला है ICAR के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है एक नया कुसुम की किस्म जो है इन्होंने विकसित की है। कुसुम क्या है बच्चे, एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसका जो है तेल इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑयल जो है खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे सेफ्लावर कहते हैं या फिर इसे हिंदी में कुसुम कहा जाता है। ठीक है, तो कुसुम की एक नई वेराइटी इन्होंने डेवलप की है और इस वेराइटी का नाम है आपका ISF 300। ठीक है, ISF 300, SF का मतलब है से फ्लावर, सनफ्लावर नहीं। ठीक है, सनफ्लावर नहीं है, से फ्लावर है। ठीक है, तो ये जो से फ्लावर है 300 नाम से, इसकी पूछा है आपको कि ये किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, देखिए आप, ओनली इरिगेटेड कल्टीवेशन, यानी कि जहाँ पे खूब सारी सिंचाई की जाती है वहाँ पे उपयुक्त है, या फिर ओनली रेनफेड कल्टीवेशन, या फिर जहाँ पे सिर्फ बारिश के द्वारा सिंचाई की जाती है वहाँ के लिए उपयुक्त है, या फिर ओनली ड्राईलैंड कल्टीवेशन, जहाँ पे कि सूखा होता है वहाँ के लिए उपयुक्त है, या फिर बोथ रेनफेड एंड द इरिगेटेड कल्टीवेशन, यानी कि जहाँ पे सिंचाई भी हो जाए और बारिश के द्वारा भी सिंचाई हो जाए वहाँ के लिए उपयुक्त है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, पहले तो इसका नाम याद रखना बच्चे, ISF 300 नाम है इसका, और कुसुम की जो है आपकी ये प्रजाति है, आपको इतना याद रखना है। और बच्चे कुसुम का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी भारत में हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे जो है बोथ, चाहे वो रेनफेड है चाहे वो इरिगेटेड कल्टीवेशन है। ठीक है, रेनफेड में समझते हैं जहाँ पे सिर्फ बारिश से सिंचाई की जाती है वहाँ पे भी ये हो जाएगा, और जहाँ पे इरिगेटेड है जहाँ पे सिंचाई की जाती है वहाँ पे भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही जगह जो है ये हो जाएगा आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे बीज के साथ में छेड़छाड़ करके, GM करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो है अगर उस बीज को बनाया गया है तो उसमें थोड़े से और गुण डाले गए होंगे ना, तो उसमें गुण यही है, इस जो नया बीज बना है इसकी क्वालिटी यही है कि दोनों जगह आराम से उग जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़
जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है सेफ फ्लावर के बारे में। अगला है, कौन सा राज्य भारत में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? बताइए जल्दी से। कर्नाटका है, राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, कौन सा स्टेट ऐसा है? इन्होंने घोषणा की है। मोहन सिंह यादव कहाँ के हैं? ये सीएम हैं आपके मध्य प्रदेश के। इन्होंने घोषणा की है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जो है पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। 300 रुपये आई थिंक एक साल का दे रही हैं, ठीक है। तो इतना रुपए जो है इन्हें एक साल के लिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। अगला है, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम का नाम क्या है? ये न्यूज़ तो मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाई है। इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई विमान है, सुखोई जो फाइटर जेट है, उससे जो है ग्लाइडेड बम नाम आपको बताना है। ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया था। और इसका सफल परीक्षण क्या है? इसका नाम है बच्चे गौरव। याद रखेंगे, इसका नाम है गौरव। अगला क्वेश्चन है आपका, नानकाई गर्त में कौन सी टेक्टोनिक प्लेटें टकरा रही हैं? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भेजा था टीम में, थोड़ा सा पढ़िए इसे और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए इसके मैं आपको पहले न्यूज़ बताती हूँ बच्चे। नानकाई गर्त अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जो है जापान में एक भूकंप दिखाया गया था, ठीक है। भूकंप देखने को मिला था जिसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और ये जो नानकाई गर्त है ना, यहाँ पे दो प्लेटें जो है आपस में टकरा रही हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे इस तरीके से हलचल होने के कारण जापान के आसपास जो है भूकंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहले तो प्लेटों को नाम याद रखना बच्चे। यहाँ पे एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और दूसरी तरफ आपके फिलीपीन प्लेट है, ठीक है। फिलीपीन सागर प्लेट, दूसरी तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है। तो ये दोनों प्लेटें क्या है? आपस में धीरे धीरे टकरा रही हैं, जिसके कारण जापान के आसपास वाले क्षेत्र में क्या आ रहा है? भूकंप आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भूकंप कैसे आता है बच्चे? टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से ही आता है। अगर आप लोग इसे देखेंगे ध्यान से तो ये बच्चे आपका अमूरियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट है अमूरियन प्लेट। ये अमूरियन प्लेट है, नीचे आपका फिलीपीन सी प्लेट है और दोनों ही जो है आपस में टकरा रही हैं। तो दोनों जब आपस में टकराएंगी, आप वहाँ पर जो है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी होंगी और वहाँ पे आपके भूकंप आएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ये हो रहा है। थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे है। आपको ये पूछा जा सकता है कि टेक्टोनिक, ये जो नानकाई ट्रफ है, ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जापान के दक्षिण में है, ठीक है। और यहाँ पे जो सागर है वो है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है बच्चे ये, ठीक है। पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र है और जापान के दक्षिण में क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे जो है आपका नानकाई ट्रफ है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जापान के आसपास वाले क्षेत्रों में, जापान के जो द्वीप है वहाँ पे जो है भूकंप की घटनाएं, और भूकंप भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, महाभूकंप देखने की वहाँ पे अभी तो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे जो है महाभूकंप आने वाला है। अब देखते हैं कब तक आता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे हो रहा है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर और मध्य भारत का सबसे बड़ा बच्चे सौर परियोजना बन गया है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ये है आपका मध्य प्रदेश में। और नदी कौन सी है यहाँ पे? ये जो ओंकारेश्वर जो डैम बना हुआ है ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो नर्मदा नदी भी इंपॉर्टेंट है और ये जो आपका फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनएचपीसी, और उतना ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे नियुक्ति है। तो राजकुमार चौधरी साहब को, किसे? राजकुमार चौधरी साहब को एनएचपीसी लिमिटेड का सीईओ भी, अध्यक्ष भी और प्रबंध निदेशक भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत के साथ में कौन देश हिस्सा ले रहा है? तो मित्र शक्ति एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इस बार भी श्रीलंका में ही हो रही है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति। किस मंत्रालय ने विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार से अपना योगदान वापस ले लिया है? बताइए जरा, कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे जो है आपका यूनेस्को के द्वारा, इससे जो है उड़ीसा के सरकार के द्वारा, और इसमें जो है आपका इनमें से एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व था, लेकिन हाल ही में इस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? अपना जो योगदान है, अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वापस ले लिया है, ठीक है। जिसके बाद से इस स्टेट के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि ये जो कलिंग पुरस्कार है ये साइंस के ही फील्ड में दिया जाता था, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था। अगला है, किस संस्था ने ई जूते विकसित किए हैं जो कि चलने से बिजली उत्पन्न करते हैं और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग करते हैं? देखिए बच्चे, ये कौन से आईआईटी ने किया होगा?
ये आपको याद भी रहेगा। ये कौन से आईआईटी ने किया है, इन्होंने एक ऐसा जूता बनाया, आप लोग अगर देखेंगे ऐसा जूता बनाया है कि आप लोग जब चलेंगे तो चलने से जो है चलने से पहले क्या होगा, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के साथ साथ ये आपकी लाइव लोकेशन को भी ट्रैक करेगा, ठीक है। तो ऐसा जूता जो इन्होंने बनाया है, इस आईआईटी का नाम है आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर के द्वारा किया गया है ये काम। अगला है, किस देश ने भारत के साथ में चौथे विदेश कार्यालय परामर्श की मेजबानी की है, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देखिए, अभी तक कोई भी यहाँ पे जो है मेमोरेंडम या फिर कोई भी जो है आपका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बचे। ये जो कंट्री है ना, इनके साथ में अभी भारत ने क्या किया है, एक मीटिंग की थी, ठीक है, इनके साथ में भारत की एक मीटिंग हुई है। और ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये कंट्री जो है आपकी इनमें से कौन सी है, देखिए जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, जाम्बिया है, या फिर आपका मालावी है। तो ये आपका जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया नाम की कंट्री है। और ये जो है दक्षिण अफ्रीकी देश है, इनके साथ में भारत ने क्या किया है, द्विपक्षीय सहयोग पे जो है बहुत सारी वार्ताएं की है। जब कोई भी एग्रीमेंट होगा तो हम जो है इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका गलत आ गया है। अगला है, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड लॉयन डे इसे कहते हैं। कौन से अगस्त को मनाया जाता है, देखिए अगस्त में मनाया जाता है। जुलाई में आपका टाइगर डे आता है और अगस्त में आपका लॉयन डे आता है, ठीक है। लॉयन डे की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका 10 तारीख को, अगस्त 10 को मनाया जाता है। उसके अलावा लॉयन की जो सिचुएशन है बच्चे भारत में, वो अभी ठीक ठाक है, क्योंकि एशियन लॉयन का जो है आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है ना, तो वो कहाँ पे है, 2020 की अगर हम बात करें, गिर फॉरेस्ट, जो गिर फॉरेस्ट है आपका गुजरात में ना, यहाँ पे बच्चे अभी तक की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशियाटिक लॉयन की, कितनी है, 674 में है, ठीक है। और 2015 में जो है आपकी 523 थी और अभी जो है आपकी 674 है। तो मतलब ये लगातार जो है आपकी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब बढ़ ही रही है। तो ये अभी मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे अभी जो है एशियाटिक लॉयन भारत में, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, 10 अगस्त को मनाया जाता है लॉयन डे। अगला है, किस राज्य ने 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए लगभग आप लोग देखेंगे 5 लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। लॉजिस्टिक नीति 2024 इसे मंजूरी दे दी है। कौन सा ये स्टेट है, गुजरात है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा और उन लॉजिस्टिक पार्क के भीतर क्या करेगा, बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है कि इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज जो है आपकी बनाई जाएंगी, और जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तो ये जो है महाराष्ट्र करेगा, और महाराष्ट्र ने इसके लिए एक नीति निकाली है, नीति का नाम है लॉजिस्टिक नीति 2024। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एससी आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरला है, कौन से स्टेट ने किया है, ये किया है आपका प्रमोद सावंत। कहाँ के हैं ये है बच्चे आपके गोवा के, ठीक है। तो गोवा के सीएम ने अपनी विधानसभा में आरक्षण के लिए, किसके आरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए एक विधेयक पेश किया है। अगला है, मुनाल उपग्रह का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है, जिसे कि विदेश मंत्रालय और एनएसआईएल जो है एक भारत की सरकार की कंपनी है बच्चे। जैसे इसरो जो है आपका एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरीके से जो है आपका एक प्राइवेट विंग है, ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नाम है इसका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो सर्टिफाइड कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, दोनों मिलकर के जो है इसे प्रक्षेपित करेंगे, ठीक है, मतलब इसे आसमान में भेजेंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इसरो है, फिर आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, फिर आपका नेपाल एकेडमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर है आपका अंतरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ऐसा किया गया है, ये है बच्चे आपका नेपाल का, ठीक है। मुनाल उपग्रह, ये जो आपका मुनाल उपग्रह है सैटेलाइट, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये नेपाल का है। नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और इसे जो है लॉन्च करने के लिए भारत इनकी हेल्प कर रहा है। भारत का जो विदेश मंत्रालय है और जो NSIL है, ये दोनों मिलकर के जो है इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, जैसे बच्चे भारत में आपका नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, उसी तरीके से जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी आता है। तो जो नेशनल यूथ डे है वो आता है आपका 12 जनवरी को, और जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो आता है आपका 12 अगस्त को, ठीक है। किस देश ने भारतीय वायुसेना के साथ में उदार शक्ति 2024 द्विपक्षीय वायु अभ्यास की मेजबानी की है। अब देखिए, जो हमने अभी बच्चे पढ़ा था वो श्रीलंका के साथ में था, लेकिन वो आपका क्या था, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये आपका वायु अभ्यास है, यानी कि एयरफोर्सेस जो है यहाँ पे हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कौन से देश का है, ये जो उदार शक्ति होता है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, आपका नाम है उदार शक्ति।
अगला देखिए, किस कंपनी ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी डिलीवरी बेड़े का विस्तार करने के लिए जेंटोरी के साथ में साझेदारी की है। तो ये जो जेंटोरी नाम से बच्चे आपकी ये जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ में इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है, और दोनों मिलकर के क्या करेंगे, भारत में ईवी की डिलीवरी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिलीवरी करेंगे। ये है आपका अमेजन इंडिया। ठीक है, अमेजन इंडिया, अमेजन के पार्टनरशिप हुई है इसके साथ में। अगला है, जून 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में कितनी वृद्धि दर ज्ञात की गई है या फिर दर्ज की गई है, इसे थोड़ा सा याद रखना। 4.2% की वृद्धि है बच्चे। किस चीज़ की वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये औद्योगिक उत्पादन में। इन दोनों शब्दों को समझते हैं। इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन है वो किस हद से बढ़ रहा है, किस परसेंटेज से बढ़ रहा है। तो 2024 जून, ये महीने आता है बच्चे, तो जून 2024 में जो है आपका ये 4.2% से बढ़ गया है। अब थोड़ा सा इस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है बच्चे, ये भारत में आईआईपी 3 क्षेत्रों में, जैसे कि खनन हो गया आपका, विनिर्माण हो गया आपका, और बिजली उत्पादन। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में जो है आपका ये देखा जाता है। महीने दर महीने जो है आपका इसे रिकॉर्ड करता है। और जो आपका विनिर्माण है, यानी कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये भारत में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है औद्योगिक उत्पादन के परसेंट में। ठीक है, 77.6% बच्चे। जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारे देश का, उसमें से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 77.6%, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका यहाँ से आता है। ना तो माइनिंग से आता है, ना ही आपका बिजली प्रोडक्शन से आता है, ये आता है विनिर्माण क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से आता है ये आता है आपका विनिर्माण क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। बाकी ये जो परसेंटेज है ये आपकी महीने दर महीने जो है आपकी बढ़ती है, कभी घटती रहती है, तो हर महीने जो है आपका ये निकलता है। अगला है, किस भारतीय राज्य में सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? कौन सा स्टेट है जिसने ऐसा किया है? क्या किया है बच्चे? मंदिरों में, मठों में और ट्रस्टों में रजिस्ट्रेशन को नेसेसरी कर दिया है। ठीक है, इनके रजिस्ट्रेशन होना अब जो है आपका नेसेसरी है। और कौन सा स्टेट है ये है आपका बिहार। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज के आपके थे, यहाँ के आज के क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। बाकी बच्चे आरआरबी जेईई की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, नाम अभी बदल गया है। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है ई बुक्स हैं, और बहुत सारी उसमें जो है आपकी ई बुक्स के अलावा एक आपके मैकेनिकल के लिए क्या है, वहाँ पे आपकी हार्ड कॉपी वाली बुक भी है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। अभी जो है आपका कॉम्बो वाला भी चल रहा है, जिसमें एसएससी की बुक भी है, आरआरबी की बुक भी है। तो बहुत सारी बच्चे ऑफर चलते रहते हैं ना। तो एक बार मेक इट इजी मैकेनिकल पहले तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद में जो है उसके भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं। आरआरबी जेईई के लिए ही बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लग सकता है, जो भी सुटेबल आपको लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग वो चीज़ें परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम डायरेक्ट मिलेंगे आपको सोमवार को, जो है रक्षाबंधन है। आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उस दिन हम नहीं आएंगे, उस दिन जो है ऑफ होगा आपका। तो फिर जो है क्लास होगी आपके मंगलवार को। ठीक है, लेकिन कभी भी जब भी आपका इस तरीके के ऑफ आते हैं बच्चे बीच में, तो कोई न्यूज़ आपकी छूटती नहीं है। ठीक है, अगले दिन जो है उसे कवर कर लिया जाता है, या फिर इस तरीके के जब सैटरडे सेशन होता है वहाँ पर जो उसे कवर कर लिया जाता है, या फिर जब मंथली सेशन होता है वहाँ पर उसे कवर कर लिया जाता है। कोई भी न्यूज़ जो है वो आपकी छूटती नहीं है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।